हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो ये प्रैक्टिस का 15वां वीडियो है। इसके पहले 14 वीडियो आ चुके हैं और जो 14वीं वीडियो है यानी कि जो कल की वीडियो है उसमें मैंने मौर्य काल से संबंधित 55 प्रश्न लिए थे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि मौर्य काल से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उस वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? पहला विकल्प है पंथ निरपेक्षता, दूसरा है संघीय शासन, तीसरा है राजनीतिक न्याय और चौथा है प्रतिष्ठा की समानता। तो संविधान की प्रस्तावना से प्रश्न पूछे जाते हैं तो एग्जाम से पहले आपको संविधान की प्रस्तावना पढ़ के जाना है। जो शब्द उसमें दिए गए हैं वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि शब्दों से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से शब्द संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। अब इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है, तो संघीय शासन बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी गया है। विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 59, दूसरा है 61, तीसरा है 63 और चौथा है 71। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, 61। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? पहला विकल्प है 14 अगस्त 1948, दूसरा है 16 अगस्त 1947, तीसरा है 14 अगस्त 1946 और चौथा है 16 अगस्त 1946। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही हेतु दिन निर्धारित किया गया था 16 अगस्त 1946। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को अपनी पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? पहला विकल्प है अवध, पहला विकल्प है सतारा, दूसरा है अवध, तीसरा है झांसी और चौथा है नागपुर। तो ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन कहा था अवध रियासत के बारे में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? पहला विकल्प है कछवाहा, दूसरा विकल्प है राठौड़, तीसरा है परमार और चौथा है चौहान। तो मुगल शासक जहांगीर की माता कछवाहा राजपूत वंश से संबंधित थी। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है अलवर संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है। पहला विकल्प है तोंदरा डिप्पोडी, दूसरा है कर इक्काल इयार, तीसरा है तवरम और चौथा है नल येरा दिव्य प्रबंधम। तो जो अलवार संत थे ये विष्णु के उपासक थे, और जो नैनार थे ये शिव के उपासक थे। ये तो आपको याद ही रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, तो वह है नलेरा दिव्य प्रबंधम। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? पहला विकल्प है पेशकश, दूसरा है जागीर, तीसरा है मिल्कियत और चौथा है परगना। तो मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था परगना। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। पेशकश क्या था? तो पेशकश जो है, मुगल सरकार ने पेशकश के रूप में श्रद्धांजलि इकट्ठी की। वनवासियों से एकत्र किए गए पेशकश में प्रायः हाथियों का झुंड शामिल होता था। जागीर क्या होता है? तो मनसबदारों को जागीर के रूप में जाने वाले आय असाइनमेंट द्वारा भुगतान किया जाता था, जो एकता के समान होते थे। और मुक्तियों के विपरीत, हालांकि अधिकांश मनसबदार वास्तव में अपनी जागीरों में नहीं रहते थे या उनका प्रबंधन नहीं करते थे, वे केवल अपने कार्य से अर्जित धन के हकदार थे। और मिल्कियत क्या है? तो बड़ी निजी भूमि, जिसे मिल्कियत के नाम से जाना जाता है, उस पर जमींदारों का स्वामित्व होता था। तो इनके बारे में भी याद रखिए और इसमें डी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कनिष्क का राज कवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी। पहला विकल्प है सौंदरानंद, दूसरा विकल्प है अश्वघोष, तीसरा विकल्प है शूद्रक और चौथा है हर्षवर्धन। तो बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित लिखी गई है अश्वघोष के द्वारा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो बुद्ध चरित है, ये बौद्ध साहित्य के सर्वोत्तम कार्यों में से एक है, जो संस्कृत कवि अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध की काव्य जीवनी है। ये भी आपको याद रखना है, बुद्ध की ये काव्य जीवनी है और अश्वघोष द्वारा इसे लिखा गया है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। सौंदरानंद क्या है? तो सौंदरानंद अश्वघोष द्वारा लिखित एक और संस्कृत कृति है। और शूद्रक पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान एक संस्कृत नाटककार थे, ये आपको याद रखना है। और मृक्षकटका उनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण नाटकों में से एक है। और हर्षवर्धन तो 606 से 647 ईस्वी तक हर्ष ने उत्तरी भारत में एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेना नायक द्वारा की गई थी? पहला विकल्प है पुष्यमित्र शुंग, दूसरा है अग्निमित्र शुंग, तीसरा है वसुमित्र शुंग और चौथा है देवहूति शुंग। तो शुंग वंश की स्थापना की गई थी पुष्यमित्र शुंग द्वारा। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व के आसपास पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने किस भाषा में की थी? पहला विकल्प है प्राकृत, दूसरा विकल्प है हिंदी, तीसरा विकल्प है पाली, चौथा विकल्प है संस्कृत। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। उनके दरबारी कवि हरिशेन को एक शिलालेख में उनकी प्रशंसा में संस्कृत में एक कविता की रचना करने के लिए जाना जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने संस्कृत भाषा में की थी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे? पहला विकल्प है अग्रभाग, दूसरा है अग्रहार, तीसरा है अग्रदान और चौथा है भूमि दान। तो इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही है, अग्रहार। यह ऐसा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था
तथा उनसे भूमि कर व अन्य किसी भी प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। तो बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं। पहला विकल्प है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, दूसरा है पाली भाषा और देवनागरी लिपि, तीसरा है संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि और चौथा है पंजाबी भाषा और गुरमुखी लिपि। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला विकल्प है गोदावरी, तुंगभद्रा, दूसरा विकल्प है गंगा और सोन, तीसरा है चंबल और माही और चौथा है कृष्णा कावेरी। तो 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के रूप में प्रमुखता से उभरा। मगध से गंगा और सोन सहित कई नदियां बहती थीं और यह निम्न के लिए महत्वपूर्ण थी। किसके लिए? परिवहन, पानी की आपूर्ति, मिट्टी की उर्वरता में सुधार। तो इसमें भी विकल्प सही हो जाएगा, गंगा और सोन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है? पहला है अभिधम्म पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है विनय पिटक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी और यह हमें पता चलता है विनय पिटक से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो विनय पिटक है यह मठवासी जीवन के लिए नियमन प्रदान करता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? पहला विकल्प है वल्लभी, दूसरा है लोथल, तीसरा है रंगपुर और चौथा है भरूच। तो भगवान महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सरकार काम करती है। पहला विकल्प है वार्ड स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर, तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर, चौथा लिखा है क्षेत्रीय स्तर पर। अब निम्नलिखित में से जो विकल्प सही है वह बताना है। तो भारत में सरकार काम करती है राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। बी और सी इसमें सही है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो राज्य स्तर में क्या है कि भारत में सरकार की एक संघीय व्यवस्था है जहां सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती है। राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में शासन के विभिन्न पहलुओं के लिए उत्तरदायी होती हैं। और राष्ट्रीय स्तर क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर भारत की केंद्र सरकार को संदर्भित करता है जो राष्ट्रीय महत्व और शासन के मामलों के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसीलिए इसमें बी और सी सही है, यानी कि बी विकल्प। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, कौन सरपंच की तरह कार्य करता है? पहला विकल्प है ग्राम सभा का सचिव, दूसरा है खंड विकास अधिकारी, तीसरा है अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य और चौथा है बारी बारी से वार्ड सदस्य। तो पूछा गया है कौन सरपंच की तरह कार्य करता है, तो अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो इसे पंचायत अध्यक्ष भी कहते हैं। तो पंचायत अध्यक्ष, जिसे सरपंच या ग्राम अध्यक्ष भी कहा जाता है, ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है और ये सरपंच की तरीके से ही कार्य करता है। सी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, लेबर चौक किसे कहते हैं? पहला विकल्प है ऐसी जगह जहां बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, दूसरा है ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो, तीसरा है ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं और चौथा है ऐसी जगह जहां मजदूरों को रैन बसेरा दिया जाता है।
तो लेबर चौक उस जगह को कहते हैं जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। पहला विकल्प है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा है समानता का अधिकार। तो 6 मौलिक अधिकार हैं, मैंने आपको कई बार बताए भी हैं, जिसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होता है। तो यही पूछा गया है कि मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। पहला विकल्प है समानता का अधिकार, दूसरा है जीवन का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का प्रावधान भारतीय नागरिकों को दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार का विस्तार है, यानी कि जीवन का अधिकार। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो फिल करना है अधिकारों को सुनिश्चित करता है। पहला विकल्प है वनवासी, दूसरा है अनुसूचित जनजाति, तीसरा है पेपर मिल मालिक और चौथा है जानवर अधिकार कार्यकर्ता। तो 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि पर कब्जे को मान्यता देता है और निहित करता है, जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं लेकिन जिनका अधिकार दर्ज नहीं किया जा सका। तो इसमें वनवासी और अनुसूचित जनजाति, यानी कि पहला ए और बी, ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यहाँ ए बी होंगे, ए बी सी और डी, तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, ए सही है और बी सही है। अगला प्रश्न है कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक और चौथा है बुद्ध चरित्र। तो अभी मैंने आपको एक प्रश्न में बताया भी था कि बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है विनय पिटक में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो सुत्त पिटक है इसमें बुद्ध के प्रवचन और शिक्षाएं शामिल हैं। अभिधम्म पिटक इसमें बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान शामिल है और बुद्ध चरित्र ये बुद्ध की जीवनी है जो अश्वघोष द्वारा संस्कृत में लिखी गई है और इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था। पहला विकल्प है प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, दूसरा है राष्ट्रकूट, पाल, पल्लव, तीसरा है पल्लव, पाल, प्रतिहार और चौथा है राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पल्लव। तो कन्नौज नगर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल इन वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था। तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो प्रतिहार वंश है एक राजपूत वंश था जिन्होंने 6वीं से 11वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत पर शासन किया और राष्ट्रकूट एक राजवंश था जिसने 6वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्षिणी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया और पाल राजवंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। ए विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है। पहला है रोमन, दूसरा है यूनानी, तीसरा है आरमाइक और चौथा है लैटिन।
तो मिस्र के रोसेटा शहर में पाई गई पत्थर पर अंकित भाषा है यूनानी। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। खुदे हुए पत्थर को रोसेटा स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है वीरशैव आंदोलन की स्थापना किसने की? पहला विकल्प है ज्ञानेश्वर, दूसरा विकल्प है शंकर, तीसरा विकल्प है बसवन्ना और चौथा है रामानुज। तो वीरशैव आंदोलन की स्थापना की बसवन्ना ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये 12वीं सदी के दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे, तो ये भी आपको याद रखना है। और इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। जो ज्ञानेश्वर थे वह एक मराठी संत और दार्शनिक थे जिन्होंने वारकरी आंदोलन की स्थापना की। शंकर एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने हिंदू दर्शन के अद्वैत वेदांत स्कूल की स्थापना की। और रामानुज वह एक धर्मशास्त्री, दार्शनिक और वैष्णव परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक थे। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है और इसमें सी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है? पहला विकल्प है खोंड, दूसरा है मुंडा, तीसरा है गोंड और चौथा है खासी। तो पूछा गया है कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है, तो वह है खोंड। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो मुंडा आदिवासी समुदाय है ये मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। जो गोंड आदिवासी समुदाय है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और खासी आदिवासी समुदाय ये मुख्य रूप से मेघालय में पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है और ए विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है चोल अभिलेखों में उल्लिखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर दीजिए। पहला लिखा है वेलन वगाई, दूसरा है देवदान, तीसरा है पल्ली चंदम और चौथा है साला भोग। अब ये नीचे विकल्प लिखे हुए हैं, लिखे हैं सभी 4 भूमि की श्रेणियां हैं, दूसरा है चारों माप की इकाइयां हैं, तीसरा है सभी 4 प्रकार के कर हैं और चौथा है चारों मंदिर के महत्वपूर्ण अंग हैं। अब इसमें जो सही विकल्प है वह बताना है। तो वेलन बगाई, देवदान, पली चंदम और सालाभोग ये सभी 4 भूमि की श्रेणियां हैं। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब इनके बारे में जान लीजिए। जो वेलन बगाई है ये कुलीन व्यक्ति द्वारा मंदिर को उपहार में दी गई भूमि है, भूमि होती थी ये। और देवदान, तो देवदान भक्तों द्वारा मंदिर को दी गई भूमि। और पलीचंदम ये कुलीन व्यक्ति द्वारा ग्राम सभा को दी गई भूमि थी। और साला भोग ये मंदिर को कर के रूप में दी गई भूमि थी। तो ये सभी भूमि की श्रेणियां हैं, तो इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है उन्होंने ब्रह्मो सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, दूसरा है वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे, तीसरा है उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी और चौथा है वह महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। तो राजा राम मोहन राय के बारे में जो कथन सही नहीं है यानी कि जो गलत है वह हमें बताना है। तो पहला लिखा हुआ है उन्होंने ब्रह्मो सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, ये सही है। बी में लिखा है वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे, यही गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि राजा राम मोहन राय भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान भारतीयों को आगे बढ़ने और अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा। तो वे पक्ष में थे, पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध नहीं थे।
तो यही गलत है और गलत ही पूछा गया है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाणों ने किन शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया? पहला विकल्प है पेशावर और मालवा, दूसरा विकल्प है पेशावर और मथुरा, तीसरा है पेशावर और वाराणसी और चौथा है पेशावर और उज्जैन। तो कुषाणों ने जिन शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया वह हैं पेशावर और मथुरा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कुषाण एक मध्य एशियाई जनजाति थी जिन्होंने पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण एशिया में एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया था। कुषाणों की शक्ति के दो मुख्य केंद्र थे। पहला था पेशावर, तो पेशावर कुषाण साम्राज्य की राजधानी थी जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, और मथुरा उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था और कुषाण काल के दौरान व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और आर्माइक भाषाओं में पाए गए? पहला विकल्प है कांधार, दूसरा है मास्की, तीसरा है टोपरा और चौथा है कालसी। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा, कंधार। कंधार में अशोक के शिलालेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में मिले हैं। ए विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोंड राज गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। पहला विकल्प है उइया गोंडन उदययार के अभिलेख में, दूसरा है अकबरनामा में, तीसरा है बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में और चौथा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमारते विलियम मैथवर्ल्ड के वर्णन में। तो इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही है, अकबरनामा। गोंड राज गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे और इसका उल्लेख किया गया है अकबरनामा में। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया, दूसरा है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया, तीसरा है महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु टैगोर ने इसका समर्थन किया, और चौथा विकल्प है टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। तो जो कथन सत्य है वह हमें बताना है। तो इसमें पहला विकल्प सही है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था। ए विकल्प इसमें सही है, क्योंकि ये जो औपनिवेशिक शिक्षा थी अंग्रेजों द्वारा अपनी संस्कृतियों और मूल्यों का प्रचार करने के लिए भारत में लागू की गई शिक्षा प्रणाली थी, इसीलिए महात्मा गांधी भी इसके विरोध में थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसका विरोध किया था। तो ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है? यानी कि यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ा हुआ है? पहला विकल्प है श्री नारायण गुरु, दूसरा विकल्प है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है राजा राम मोहन राय। तो प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, यह कथन जुड़ा हुआ है राजा राम मोहन राय से। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। श्री नारायण गुरु केरल के एक समाज सुधारक थे जिन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सबके बारे में आपको याद रखना है और इसमें डी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? पहला है सनातन धर्म सभा, दूसरा है एशियाटिक सोसाइटी, तीसरा है भारत धर्म महामंडल और चौथा है सत्य शोधक समाज। तो इस प्रश्न में आपका डी विकल्प सही है, सत्य शोधक समाज।
तो सत्यशोधक समाज, जिसका अनुवाद सत्यशोधकों का समाज है, 1873 में भारत के पुणे में ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था और संगठन का उद्देश्य समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त कराना था, जिसमें निचली जातियां और महिलाएं भी शामिल थीं। तो डी विकल्प इसमें सही है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। सनातन धर्म सभा एक हिंदू संगठन था जिसका उद्देश्य हिंदू संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देना था। एशियाटिक सोसाइटी एक विद्वान संगठन था जो भारत सहित एशियाई संस्कृतियों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता था। और भारत धर्म महामंडल एक हिंदू संगठन था जिसका उद्देश्य पूरे भारत में हिंदू धर्म को एकजुट करना और बढ़ावा देना था। तो सबके बारे में जानकारी आवश्यक है और डी विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये आज का आखिरी प्रश्न है। लिखा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। पहला विकल्प है A.O. ह्यूम, दूसरा है बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा है रोमेश चंद्र दत्त और चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस पुस्तक के लेखक थे दादा भाई नौरोजी। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी एक भारतीय राजनीतिक नेता, विद्वान और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो पुस्तक है ये 1901 में प्रकाशित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। A.O. ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बदरुद्दीन तैयब जी एक प्रमुख वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। और रोमेश चंद्र दत्त एक भारतीय सिविल सेवक और विद्वान थे जिन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र और इतिहास पर विस्तार से लिखा है। तो इन सब के बारे में भी जानकारी आवश्यक है और डी विकल्प इसमें सही है। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 35 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।